गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट टू सेकेंड राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम आज राजस्थान की पुरातात्विक संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं राजस्थान की पुरातात्विक संस्कृतियों के बारे में। अगर हम इतिहास की बात करें तो चाहे वो राजस्थान का इतिहास हो या भारत का इतिहास हो, इसको 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जो पहला भाग है वो है प्रागैतिहासिक काल, फिर आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों कालों में जो मूलभूत अंतर है उसको हम समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल, अगर प्रागैतिहासिक शब्द का हम छंदी विच्छेद करते हैं तो प्राग प्लस इतिहास होता है। प्राग मतलब पुराना और इतिहास। तो इस प्रागैतिहासिक काल से आशय हम ये लगा सकते हैं कि इस समय के मानव के बारे में जो हमें सामग्री प्राप्त होती है, या यूँ कहें कि जो पुरातात्विक हमें सामग्री तो प्राप्त होती है, किंतु कोई ऐतिहासिक सामग्री हमें यहाँ से या कोई लिखित सामग्री हमें यहाँ से प्राप्त नहीं होती। तो इस वजह से जो पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर जो उस समय के मानव के इतिहास के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, तो इसी को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। छोटे शब्दों में हम कहें तो प्रागैतिहासिक काल से मतलब है कि इस काल में हमें किसी तरह की कोई लिखित सामग्री हमें प्राप्त नहीं होती, किसी तरह का कोई साहित्यिक स्रोत हमें इस काल में प्राप्त नहीं होता। इस काल की जानकारी का केवल एकमात्र स्रोत है, वह है पुरातात्विक सामग्री। इसी वजह से इस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है और इसी वजह से इस काल को प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक सभ्यता या पुरातात्विक सभ्यता और संस्कृति भी कह सकते हैं। किंतु जब मानव को लेखन कला का ज्ञान हो गया था और लेखन कला से वो परिचित हो गया था, किंतु वो लेखन अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, तो उस काल को हम ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ सिंधु सभ्यता ले सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम यहाँ ले सकते हैं। आदि यानी कि दूसरा जो काल हमारे पास था आदि ऐतिहासिक काल, इससे आशय है इस काल में हमें लिखित सामग्री प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ हमें साहित्यिक स्रोत भी इस काल में प्राप्त होते हैं, किंतु वो जो लिखित सामग्री या जो साहित्यिक स्रोत हैं, उन साहित्यिक स्रोतों को अभी तक हम पढ़ने में सफल नहीं हो पाए। इस वजह से इस काल को आधे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें दोनों प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है, साहित्यिक भी और पुरातात्विक सामग्री। और इसमें जो साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं, जो लिखित सामग्री हमें प्राप्त हुए हैं, वो लिखित सामग्री भी पठन योग्य हैं, हम उसको अच्छे से पढ़ पाए हैं। तो इस कारण इस काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसमें वैदिक काल और वैदिक काल के बाद में जितना भी इतिहास हम लेते हैं, वो सारा इतिहास हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत मानते हैं। तो यहाँ इन तीनों कालों का हम भारत के इतिहास के साथ साथ राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में भी अध्ययन करते हैं। तो ये बात ध्यान देने योग्य है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जहाँ हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इस काल में हमें केवल पाषाण काल या पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है, इस कारण इस काल का हमारा अध्ययन का विषय केवल पाषाण उपकरण रहेंगे। इसके साथ साथ जो लोहे धातु है या ताम्र धातु हैं, ये भी हमारे इस काल में साथ साथ चलती हैं। आदि इतिहास में हम लिखित सामग्री भी प्राप्त करते हैं और हम इसमें पुरातात्विक सामग्री भी प्राप्त करते हैं, किंतु लिखित सामग्री को हम इस काल में पढ़ने में सफल नहीं हो पाए। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दोनों तरह की सामग्री प्राप्त करते हैं और लिखित सामग्री को पढ़ने में हम सफल हो पाए हैं। तो इस प्रकार इन तीनों कालों में ये मूलभूत अंतर है। तो सबसे पहले हम राजस्थान के विशेष संदर्भ में हम प्रागैतिहासिक काल को लेते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम सबसे पहले पाषाण काल या पैलियोलिथिक जो पीरियड है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राजस्थान में जो पाषाण युग था, आदि मानव द्वारा जो स्टार्ट हुआ था, और आदि मानव का जो इतिहास स्टार्ट हुआ है, वो लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व के लगभग हम मान सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर जितने भी पाषाण उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं,
उनकी समयावधि 1.5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। अनुसंधान से राजस्थान में 3 प्रकार की पाषाणकालीन संस्कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। 3 प्रकार की पाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी। प्रारंभिक जो संस्कृति थी वो थी पुरा पाषाण काल, या जिसको हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक पाषाण काल, अर्ली स्टोन एज। द्वितीय है मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज। और तृतीय है उत्तर पाषाण काल या पेलियोलिथिक एज। सबसे पहले हम यहाँ प्रारंभिक पाषाण काल पर चर्चा करेंगे। इसका जो काल है या इसकी जो समयावधि है वो आज से लगभग 1.5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। और कहें कि ये राजस्थान में मानव संस्कृति का उदय काल था, उषा काल था, जिसमें संस्कृति के सूर्य का उदय आरंभ हुआ है। अनुसंधान से यह भी पता चलता है कि इस समय मानव घुमक्कड़ था, यायावर था, जंगली था, असभ्य था। उसे भोज्य पदार्थ के रूप में कंद मूल फल या फिर हम कहें कि कच्चा मांस खाना पसंद था। उसे यही भोज्य सामग्री के रूप में प्राप्त हो रहा था। और इस युग के जो उपकरण हैं, इस युग में हमें जो उपकरण प्राप्त होते हैं उसकी सर्वप्रथम खोज आज से लगभग 95 वर्ष पूर्व श्री C.A. हेकर ने जयपुर और इंद्रगढ़ में की थी। वहाँ उन्हें असमय पत्थर से निर्मित हैंडक्स प्राप्त हुआ था, जो कि आज कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके पश्चात श्री सैटनकार को झालावाड़ जिले में इस काल के कुछ और उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज, पूना और राजस्थान के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभिक पाषाण काल के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किया गया है। इन अनुसंधानों से प्रारंभिक पाषाण काल के मानव द्वारा प्रयुक्त हैंडक्स, क्लीवर और चॉपर नामक उपकरणों के बारे में हमें पता चलता है। तो ये कैसे उपकरण हैं, क्या काम आते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हस्त कुल्हाड़ी या जिसे हम हैंडक्स बोलते हैं, यह एक 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक एक लंबा, नोकदार और गोल व चौड़ा, दूसरी ओर नुकीला और तेज किनारे वाला औजार होता था। और ये इसमें जो किसी तरह का कोई हत्थे का प्रयोग नहीं होता था। डायरेक्ट हाथ से पकड़ने के कारण इसको हस्त कुल्हाड़ी या हाथ की कुल्हाड़ी भी हम इसको कहते हैं। इसका उपयोग जमीन से खोद कर कंदमूल निकालना, शिकार को काटना और खाल उतारने के लिए हस्त कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता था। दूसरा है क्लीवर। यह एक आयताकार औजार होता है जो लगभग 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक लंबा होता था और 5 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता था। इसका एक किनारा कुल्हाड़ी की भांति सीधा व तेज धारदार होता था, दूसरा किनारा जो था वो गोल, सीधा और त्रिकोण होता था। ये जो उपकरण है वो हमेशा छीलने के काम में लिया जाता था। इसके पश्चात जो चॉपर है वो एक गोल औजार होता था। इसमें एक और चंद्राकार धार होती थी। इसका दूसरा किनारा मोटा और गोल होता था, हाथ में पकड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता। चॉपर का प्रयोग सामान्यतः किसी चीज में छेद करने के लिए किया जाता था। अब हम प्रारंभिक पाषाण काल के प्रसार के बारे में चर्चा करें तो राजस्थान की जो अनेक प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उनके किनारे हमें इस काल से संबंधित हमें अवशेष, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्योंकि जितनी भी पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं, या हम बाद में हम सिंधु सभ्यता के समय की भी हम बात करें तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सब सभ्यताएं नदी किनारे हमें प्राप्त हुई है। जिसका कारण ये था कि उस समय नदी किनारे या नदी घाटी में सभ्यता का जन्म लेने का कारण पानी की सुलभता थी और आसानी से शिकार भी किया जा सकता था। क्योंकि पशु पानी पीने के लिए जब नदी के किनारे आते थे तो मानव कहीं छिपकर उनका इंतजार करता था और आसानी से उसको बिना किसी मेहनत के वहाँ आसानी से शिकार कर लेता था। इसके साथ साथ वो वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करता था। तो इन कई कारणों की वजह से नदी किनारे जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सब पल्लवित हुई हैं। तो हम बात करें राजस्थान की प्रारंभिक पाषाण काल की संस्कृति के बारे में तो अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, जालौर, पाली, टोंक आदि कई ऐसे स्थान हैं जहां हमें प्रारंभिक पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक हमें सामग्री प्राप्त होती है। लेकिन अगर इसका विशेष प्रसार हम बात करें तो केवल चंबल और बनास नदी किनारे ही अधिक हुआ है।
चित्तौड़ क्षेत्र में भी अधिक मात्रा में हमें पाषाणकालीन औजार मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस युग में यह जो क्षेत्र है वो पाषाण हथियारों का कोई कारखाना रहा होगा। पूर्वी राजस्थान में भानगढ़, डिंगारिया, विराटनगर में भी हमें हैंडक संस्कृति का पता चला है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी के किनारे और जालोर जिले में रेत के टीलों में पाषाणकालीन उपकरण की खोज हुई है। विराटनगर की बात करें तो वहाँ की जो प्राकृतिक गुफाएं और शैलाश्रय की जो खोज हुई है, उनमें भी हमें पाषाण काल से लेकर और उत्तर पाषाण काल तक की सामग्री प्राप्त कहीं हुई है। कहीं अगर बैराट की हम बात करें तो बैराट हर सभ्यता की दृष्टि से संपन्न है, जहाँ अगर पाषाण काल से लेके और मौर्य काल तक हमें कई तरह के हमें यहाँ से स्रोत प्राप्त हुए हैं जानकारी के। इनमें क्षेत्रों का जो यहाँ पे जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें हमें भित्ति चित्र भी प्राप्त हुए, कई हमें हरिण के चित्र हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, मछली के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं गेरवे रंग में। किंतु इसके बाद भरतपुर जिले का दर नामक स्थान से वहाँ पर भी हमें चित्रित शैलाश्रय खोजे गए हैं, जिनमें मानवाकृति, व्याघ्र, बारहसिंगा, सूर्य आदि के चित्रांकन प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे ये जो अगर बैराट की बात करें तो बैराट में जो शैलाश्रय हमें प्राप्त हुए हैं, वो उन शैलाश्रयों में जो भित्ति चित्र की बात मैंने आपको यहाँ इसमें बताई, तो इसमें प्रारंभिक पाषाण काल से संबंधित चित्र प्राप्त न होकर हमें मध्य पाषाण काल से संबंधित भित्ति चित्र हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सुधार कर लें कि हमें यहाँ पे जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं पूरा पाषाण काल से संबंधित, वहाँ हमें किसी तरह का भित्ति चित्र प्राप्त नहीं हुआ। मध्य पाषाण काल से संबंधित चित्र हमें शैलाश्रयों में प्राप्त हुए हैं, किंतु भरतपुर के दर नामक स्थान से हमें कई चित्र शैलाश्रय हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें ये विभिन्न आकृतियाँ हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये था राजस्थान का प्रारंभिक पाषाण काल। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में राजस्थान का मध्य और उत्तर पाषाण काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।